Hello everyone, hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I'm Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 9 students. In this video, we'll talk about functions of plasma membrane. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कैसे बना होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से बना होता है, और हमने एक फंक्शन के बारे में भी बात कर लिया था, दैट इज डिफ्यूजन. ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वन. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में. डिफ्यूजन मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बता दिया था. एक क्विक बैकअप लेते हैं इसका और उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ molecules either of gas molecules or water molecule. The spontaneous movement, spontaneous मतलब लगातार, है ना, the spontaneous movement of molecules या substances from higher concentration to the lower concentration. ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया था डिफ्यूजन में. मैंने आपको एसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया था, धूपबत्ती का, अगरबत्ती का, जो मंदिर में हम जलाते हैं, है ना. आपका हॉट सिजलिंग फूड है, या आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो उसको इजीली. ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है दोनों ही केसेस में होता है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी. ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस. लेकिन अभी हम लोगों ने बात सिर्फ गैसेस के बारे में किया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है, किस तरह से अंदर आता है और किस तरह से बाहर जाता है, कैसे डिफ्यूजन उनको अंदर या बाहर जाने में हेल्प कर रहा है थ्रू द स्टोमेटा. जो टाइनी पोर्स है आपके लीव्स के अंदर प्रेजेंट है उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन पार्ट. अब हम सेकेंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डिफ्यूजन, कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों एक तरह से देखा जाए तो सेम ही है. डिफरेंस सिर्फ एक है कि ऑस्मोसिस के लिए जो है वो ऑस्मोसिस और वाटर के लिए हम लोग बात कर रहे होते हैं, लिक्विड पार्ट के लिए बात कर रहे होते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो लिक्विड का होता है. ठीक है, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना, एक सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. डिफ्यूजन में ऐसा मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन चाहिए एंड ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स ओनली. ठीक है, तो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो डेफिनेशन हमारी बनती है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये याद रखिएगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे भी आप बोलो. ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, आपने देखा होगा रेजिन्स, है ना. एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी भी दे रखा है कि रेजिन्स को आपने क्या किया, किशमिश जिसको आप बोलते हो, आपने क्या पानी में उसको भिगो के रख दिया. 3-4 घंटे के बाद आप देखते हो कि वो जो रेजिन्स था समवॉट बिकम्स लाइक ग्रेप्स, है ना. पानी उसके अंदर आने लगता है, वो पूरा फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है जो रेजिन है. ठीक है, या फिर अब उस रेजिन को उठाओ और चाशनी के अंदर डाल दो, वापस से सिकुड़ जाएगा, सेम वैसे उसी साइज का हो जाएगा. तो जब हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो 3 बेसिस के ऊपर बात करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन. 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं इसमें जब जाते हैं. तो पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन, या फिर मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ ताकि मैं आपको इजीली इसको समझा पाऊँ. पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. क्या एग्जांपल था कि रेजिन्स को लो और पानी के अंदर डाल दो. 4-5 घंटे के बाद आप देखो रेजिन्स का जो रेजिन्स होती है वो फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, इसकी जो सेल है ना. वो कैसे हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा. कटोरी के अंदर, बोल के अंदर आपने रेजिन्स डाला, उसमें पानी भर दिया. आप जरा ध्यान देखिए, जो रेजिन्स के अंदर तो पानी बिल्कुल नहीं था, है ना. पहले जब आपने भिगोते वक्त जब आपने उसको डिप किया पानी के अंदर, तो क्या रेजिन के अंदर पानी था? नहीं. लेकिन उसके बाहर बोल के अंदर, उसके एनवायरमेंट में पूरा पानी था. तो पानी का कंसंट्रेशन इज मच हायर देन दैट ऑफ रेजिन्स. ठीक है, तो बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रेजिन्स में पानी बिल्कुल भी नहीं है. क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, है ना. बोल से रेजिन्स के अंदर चला जाएगा. इसको हम क्या बुलाते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इन दिस केस सेल विल स्वेल अप, सेल विल स्वेल अप, है ना. रेजिन्स फूल जाती हैं. ठीक है,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए आप यही काम करो, जो अभी ये रेजिन्स थे, जो किशमिश थे, जो फूल चुके हैं, जिनके अंदर पानी भर चुका है, अब आप इनको उठाओ और चाशनी बना लो जिसके अंदर पानी बहुत कम होता है ना। चाशनी इज व्हाट कि चीनी उसके अंदर ज्यादा है, पानी बहुत कम है ना। चाशनी के अंदर इसको आप डाल दो, किशमिश को, ठीक है। क्या होगा, अब देखिए, अब मैं बाहर के जो चाशनी वाला एनवायरमेंट है, चाशनी को कंपेयर करूं और रेजिन्स को कंपेयर करूं, तो पानी किस में ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, किशमिश के अंदर, रेजिन्स के अंदर पानी ज्यादा है, चाशनी में तो पानी कम है ना। अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अब रेजिन्स के अंदर का पानी चाशनी के अंदर चला जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसके अंदर सेल विल श्रिंक। इसके लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बहुत देर तक अगर आप पानी में काम कर रहे हो, या वाटर पार्क का एग्जांपल ले लो, जब बहुत देर तक वाटर पार्क में रहते हो तो देखते हो आपकी जो स्किन यहाँ से होती है ना, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाता है, ये वाला पार्ट, आप पूरी स्किन ऐसे श्रिंक सी हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में, हम लोग क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, जैसे आप मान लो पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर पूरा खड़े हो, तो आपको वो पानी जो आपको टच कर रहा है, सिर्फ उसी की बात करेंगे, उसका कंसंट्रेशन हाई है, या वो पानी जो आपके अंदर है उसका कंसंट्रेशन हाई है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो पानी आपको टच कर रहा है, एकदम टचिंग जो एनवायरमेंट में पानी है, उस पानी की हम लोग बात करते हैं। ऐसे ही रेजिन्स के अंदर भी, जो एक रेजिन को टच कर रहा था, ऐसा नहीं होता है कि कटोरी का पूरा पानी रेजिन्स ले लेगी, है ना। वो तब तक उसको एंटर करने देता है, तब तक उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हो जाती। तो सिर्फ एनवायरमेंट की, जो टचिंग एनवायरमेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन हाई है या लो। समझ में आया। तो अब अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हो, तो आपका जो टचिंग एनवायरमेंट में जो पानी, जो वो पानी जो आपकी स्किन को टच कर रहा है, उस पानी का कंसंट्रेशन देखिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन देखिए। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो आप, अगर मैं कंपेयर करूं ऐसे, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर टच्ड यू, है ना। आपका जो पानी का अमाउंट है वो आपके बॉडी के अंदर इज मच मोर देन एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। समझ में आया। तो अब क्या है, हमारे अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर कम, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का पानी बाहर चला जाता है ना, जिसकी वजह से हमारे जो ये सेल्स हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, टिश्यूज जो हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे वाटर पार्क या स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हो, आपको बहुत प्यास लगती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी, है ना। बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का पानी ऑस्मोसिस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जा चुका है। कौन सा मीडियम था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस सेल विल श्रिंक। समझ में आया। एक और पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल। टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल। ऐसा नहीं है कि पानी अंदर आ रहा है तो आता ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, या आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है तो सारा ही पानी चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्रांसफर है, ये सिर्फ कब तक होता है, जब तक ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्वल नहीं हो जाता। आपकी बॉडी के अंदर का पानी और बाहर की बॉडी के अंदर के पानी में कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो देखिए जरा, यही रीजन है कि जब आप रेजिन्स को, किशमिश को जब आप पानी के अंदर भिगो रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पानी इनगल्फ कर लेगी, सारा का सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा, नहीं। उसकी कैपेसिटी है एक, है कि नहीं। वही कैपेसिटी हम क्या बोल रहे हैं कि अब इसका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया है। अब एक किशमिश के अंदर पानी जब पूरा का पूरा चला गया, अब उसको अंदर वाला कंसंट्रेशन और जो टचिंग हो रहा है उसका एनवायरमेंट, बाहर वाला कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, सिर्फ तब तक ट्रांसफर होगा। जैसे ही इक्वल हो गया, जैसे ही कंसंट्रेशन सेम हो गया, दिस ट्रांसफर जो है वो अपने आप से ही ब्लॉक कर जाएगा। समझ में आया, अपने आप से ही रुक जाएगा। सी देखिए, इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, व्हेन द कंसंट्रेशन इज सेम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, मूवमेंट जो है यहाँ पे रुक जाती है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू द सेल या वाटर आउटसाइड द सेल, कोई ट्रांसफर नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पानी का ट्रांसफर इनटू द सेल
या आउटसाइड द सेल सिर्फ तब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। रेजिन्स को आपने पानी में डाला, जो पार्ट उसको टच कर रहा था पानी का कंसंट्रेशन, क्योंकि पहले ज्यादा कंसंट्रेशन था, रेजिन में बिल्कुल भी पानी नहीं था, पहले कंसंट्रेशन आउटसाइड द एनवायरमेंट वो ज्यादा था। क्या किया उसने, अंदर उसने आना शुरू कर दिया। तो अब रेजिन्स में देखो कि एक मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, जो रेजिन्स की बाहर की जो लेयर है, टच कर रहे हो, जो टच जिस पार्ट को आप टच कर पा रहे हो वो मेम्ब्रेन ही तो है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। स्किन की बात करें, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, है कि नहीं। तो मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो पानी था बाहर वो अंदर चला गया, है ना, वो क्या किया, वो अंदर चला गया। अब कब तक वो जाता रहेगा, जब तक अंदर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो बाहर के कंसंट्रेशन के इक्वल ना हो जाए। मतलब वो वाटर जो उसको टच कर रहा है, अमाउंट ऑफ दैट वाटर हैज टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द रेजिन, है ना। तो कंसंट्रेशन तभी इक्वल होगा। मैं पूरे पानी की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ उतना ही वाटर जो कि एक रेजिन को चारों तरफ से घेरे हुए है, उस वाटर का कंसंट्रेशन हैज टू बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द रेजिन्स। जब तक ये इक्वल हो जाएगा, जैसे आ रहा है उसको अलाउ कर रही है, जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो उसको अलाउ कर रही है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, जो कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन जैसे ही इक्वल हो जाता है, वैसे ही ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो ट्रांसफर को रोक देती है। समझ में आया। तो इस टाइप के सोल्यूशन में तो एक हद तक ही वो स्वेल अप होता है, ऐसा नहीं कि स्वेल होता जा रहा है तो फट जाएगा, वरना, है ना, एक हद तक ही स्वेल होता है, उसके बाद स्वेलिंग उसमें नहीं होगी, पानी अंदर उसमें नहीं जाएगा, है ना। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बुलाते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर टेक्स प्लेस, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड द एनवायरमेंट एंड इनसाइड द सेल इज सेम। ठीक है, तो now we'll talk about endocytosis and exocytosis, the other two functions of plasma membrane। चार functions मैंने plasma membrane के बताए हैं, that is diffusion, osmosis, third is endocytosis and then exocytosis। endocytosis बेटा ये टर्म अपने आप को खुद से डिफाइन कर दिया। जरा देखो, अगर मैं इस endocytosis को थोड़ा सा स्प्लिट करके देख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, endocytosis, एंडो मतलब क्या होता है, एंट्री, साइट मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल, जो भी आप बोलो, साइटोप्लाज्म लिख देती हूँ, दैट इज मोर क्लियर। और ओसिस मतलब ऑस्मोसिस। ध्यान से देखिएगा, एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स एंट्री, साइट मीन्स साइटोप्लाज्म, साइट को हम सेल भी बोलते हैं, और ओसिस मीन्स ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस into the cell या into the cytoplasm by the process of osmosis। फिर से ध्यान से देखिए, the entry of substances into the cytoplasm by the process of osmosis is called endocytosis। endocytosis समझ में आया, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एंट्री ही तो हो रही थी, तभी तो सेल स्वेल अप हो गया रेजिन्स, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस भी तो बोल सकते हैं। एंडोसाइटोसिस हमेशा किसमें होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है, बिकॉज एंट्री हमेशा किसमें होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। समझ में आया। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस, इसको भी इसी तरह से लिख देती हूं मैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स ऑब्वियसली एग्जिट, साइट मीन्स अगेन साइटोप्लाज्म, एंड ओसिस मीन्स ऑस्मोसिस। तो एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, है ना, एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म या फ्रॉम सेल is called through the process of, by the process of osmosis is called exocytosis। तो exocytosis कौन से केस में होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जहां पे सेल श्रिंक कर गया था, ठीक है। तो इस तरह से इनटेक होता है, एंडोसाइटोसिस की हेल्प से क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, और एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से क्या होता है, आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जिसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहले स्ट्रक्चर बताया कि भाई किस तरह से होता है। इट इज फ्लेक्सिबल, ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना। तो वो सब हम लोगों ने बात किया। इसके बाद फिर हमने फंक्शंस के बारे में बात किया, दैट इज डिफ्यूजन, फिर मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस,
एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको नोट्स क्लासेस में लिखवा भी दिया है। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्लासेस है, नोट्स क्लासेस हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वहां पे आप ज्वाइन कर ही लेते हो। तो क्या होता है वहां पे कि मैंने डिफरेंस वहां पे भी लिखवाया है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछा जाता है हमेशा, 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन टिल कंसेंट्रेशन बिकम्स इक्वल, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ liquid molecule as well as gaseous molecules from higher concentration to lower concentration till it becomes equal, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होती है ऑस्मोसिस, और डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस के अंदर देयर इज अ नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ऑस्मोसिस होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, बट डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेम्ब्रेन, वो बिना मेम्ब्रेन के भी ऐसे ही डिफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस वाज अबाउट द डिफ्यूजन बिटवीन सॉरी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। इससे पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर दिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन वहां पे थोड़ा सा बड़ा था इसलिए 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स ले गया, बट सेल वॉल के बारे में उतना ज्यादा कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। तो सेल वॉल क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये काम करता है, देखिए इधर सेल वॉल में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, इट इज नॉन लिविंग कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल की पहले लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली होती कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो और सेल वॉल के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखिए इधर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग आपने हमारी बात तो समझ ली कि भाई एनिमल्स में किस तरह से होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया। अब प्लांट्स के अंदर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, गैशियस एक्सचेंज तो उसके अंदर भी हो रहा है, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे अंदर काम कर रही है वो प्लांट्स में भी काम कर रही है, बट हमारे अंदर डायरेक्टली काम कर सकती है इजीली, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लास्ट लेयर, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखता है सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल अगर सेल वॉल के अंदर पोर्स ना हो तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये गैसेस एक्सचेंज कर पाएगी? नहीं। इसीलिए सेल वॉल के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स की हेल्प से सारे जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमेबल, सब हर किसी को अंदर आने देती है। छोटा छोटा चीटी और हवा में भी कोई सी भी गैस, सारी चीजें अंदर जाती है, इट इज फ्रीली परमेबल। इस कोई सिलेक्ट नहीं कर रही है, कोई परमिशन नहीं दे रही है किसी को, भाई सब लोग आ जाओ, है ना। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन से टकराते हैं वो लोग, तो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि किसको मुझे सेल के अंदर लेना है और किसको हमें बाहर रखना है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर ये पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस एक्सचेंज होता है इन पोर्स के थ्रू ही होता है, उसके थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। सेल मेम्ब्रेन जब छोड़ती है इसको एक्सोसाइटोसिस, जिसको मैंने अभी समझाया आपको, जब एग्जिट करते हैं सब्सटेंसेस तो भी सेल मेम्ब्रेन से ही करते हैं। बट अब यहाँ पे अगर सेल वॉल में पोर्स ना हो तो क्या सेल मेम्ब्रेन से कोई बाहर आ पाएगा, या बाहर से कोई अंदर जा पाएगा सेल मेम्ब्रेन में? नहीं ना। तो इसीलिए सेल वॉल जो है इट इज नॉन लिविंग पार्ट या नॉन लिविंग कवरिंग ऑफ आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ पोर्स। पोर्स क्यों होते हैं? ताकि वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर सके। समझ में आया? इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल से मेरा मतलब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने देगी, सब लोग सारी चीजें अंदर चली जाती हैं, ठीक है। उन पोर्स के अंदर सारी चीजें अंदर चली जाती हैं। अब उसमें से कौन सी चीज सेल मेम्ब्रेन को चाहिए वो उसको एंट्री करवाता है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो नहीं चाहिए वो एग्जिट करा देता है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, इट इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। हम बार्क के बारे में बात करें, जो पार्ट आप प्लांट के अंदर स्टेम का टच कर पाते हो, ठीक है। जैसे ही ये सेल वॉल के ऊपर कवरिंग चढ़ती जाती है, जब वो बहुत मोटी हो जाती है तो उसी को हम बार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज रिजिड, बहुत टफ होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नॉन लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बता ही दिया मैंने, हैज पोर्स, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के कि भाई अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखी है, क्यों? ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर हैं,
तो उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। तो इसका एक काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये काम किसका होता है, सेल वॉल का, क्योंकि मूवमेंट नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसको रिजिड बना करके रखती है ताकि अंदर का जितना भी सेल का मटेरियल है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सेफ रहे। नेक्स्ट है इसका, इट रेजिस्ट द एक्सपेंशन थ्रू ऑस्मोसिस। मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्मोसिस के अंदर एंडोसाइटोसिस, जैसे मैं आपको बताई थी कि एंट्री होती है, एग्जिट होती है। तो जैसे मैंने रेजिन्स का एग्जांपल दिया है ना, कि पानी अंदर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अगर ऐसा प्लांट्स के अंदर हो, स्टेम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं कि गैस अंदर जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो क्या होगा, स्टेम फूल जाएगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो सेल है, सेल जो है वो स्वेल अप कर जाएगा। तो जो सेल वॉल का फंक्शन है वो क्या है कि यहां तक उसको सिर्फ एक लिमिट दे रखा है, भाई तुम यहीं तक स्वेल कर सकते हो, उससे ज्यादा आप स्वेल नहीं कर सकते, है ना। आप इसके अंदर अंदर, इस एरिया के अंदर अंदर आपको जितना स्वेल करना है कर लो, है ना। सेल जितना स्वेल अप हो सकता है सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेरे हाथ है, मान लीजिए सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को अंदर अंदर जितना स्वेल अप होना है, जितना गैस लेना है, वो अंदर अंदर ले सकती है। लेकिन क्या ये इस सेल वॉल के बाहर चली जाएगी क्या स्वेल अप होते होते? नहीं। तो सेल वॉल का काम क्या है, इट रेजिस्ट द एक्सपेंशन, कि एक्सपैंड ना हो जाए सेल मेम्ब्रेन। तो एक्सपेंशन को रेजिस्ट करके, रोक के रखता है कि जब गैस अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, श्रिंक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गैस अंदर जा रही है, व्हेन सेल मेम्ब्रेन जो सेल को स्वेल अप कर देगी, है ना, जब एंडोसाइटोसिस होगा, तो भाई स्वेलिंग सिर्फ उतनी ही हो जितनी सेल वॉल ने अलाउ कर रखी है कि नहीं। तो इट रेजिस्ट द एक्सपेंशन, ताकि फट ना जाए अंदर से, फूलते 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 पता चला सेल बर्स्ट हो गया। ठीक है, तो इट रेजिस्ट द एक्सपेंशन थ्रू ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस होती है तो इसको एक्सपैंड होने से रोकता है, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल, ताकि वो पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट कर सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड द फंक्शन। अब हम बात करेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी तक हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन समझा अच्छे से। मैंने अभी आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन को रिकॉल करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने आपको बताए थे। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, है ना, और पैसेज को कंट्रोल कर रही है, और अंदर का जो जितना भी ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनको होल्ड करके रख रही है। पैसेज को कंट्रोल करने से मेरा मतलब क्या है कि कौन से सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे या कौन से सब्सटेंसेस बाहर जाएंगे, इस पैसेज को कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक पॉइंट्स को समझ के दूसरे को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल का पहला पॉइंट है कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, सेल मेम्ब्रेन सभी में होती है। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड। नॉन लिविंग पार्ट, अभी मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग पार्ट है, इसका काम सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है ना, लिविंग पार्ट से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है भाई वो लिविंग होते हैं, एंड इट इज फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तभी तो स्वेल अप हो रही है, श्रिंक हो रही है ना, फ्लेक्सिबल है तभी तो ऊपर है, नहीं तो नहीं हो पाता ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज फ्रीली परमिएबल, हर किसी को एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए अलाउ करेगा। लेकिन ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, याद है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट है आपका, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, राइट। नेक्स्ट है, इट इज, इसका जो मेजर फंक्शन है क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का, है ना। सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर के सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सभी चीजों को। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या है कि इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड ऑल्सो क्या कि उसको इट होल्ड्स द सेलुलर कंटेंट, जो सेल का कंटेंट है उसको भी होल्ड करके रखिए ताकि वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो ये पेपर में आता ही आता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से याद रखना, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना, मैंने बताया था कि मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो सेल के कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, अगर कुछ नहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
और इन द नेक्स्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। और अभी आपकी प्रोजेक्टर क्लासेस स्टार्ट नहीं किया है मैंने इसमें। आपका प्रोजेक्टर क्लास स्टार्ट हो जाएगा जब हम डायग्राम्स के थ्रू समझ रहे होंगे सेल के बारे में कि प्लांट सेल ये होता है और एनिमल सेल ये होता है। आपको बुरा लगेगा क्योंकि 10th क्लास का स्टार्ट हो चुका है, बट आपका अभी स्टार्ट होने में, क्योंकि अभी डायग्राम वाला पार्ट आपका अभी आया नहीं है, तो अभी न्यूक्लियस से डायग्राम जो होगा वो तो मैं खुद से ही बना दूंगी, थोड़ा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो वो मैं आपको खुद से ही बना करके समझाऊंगी। इसमें जब आपका ये सेल ऑर्गेनेल्स वाला पार्ट आएगा तब आपके प्रोजेक्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर यू वॉच्ड ऑल द पार्ट्स। और अब आपका 6 बजे क्लास होने वाला है ऑनलाइन, तो बी देयर। टाटा।